महिलाएं कहाँ तक भागीदारी दे पा रही हैं राजनीति में? कि बेटियों को सशक्त करने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं पहले स्वयं पावर में आना होगा। हमें स्वयं शक्तिशाली होना। ग्वालियर चंबल संभाग पूरे भारतवर्ष में एक काले धब्बे के समान। नमस्कार, मैं मधु जोशी एक्यूरेट न्यूज 13 से, और आज हम आए हैं एक ऐसे चेहरे को आपके सामने लेकर जो राजनीति के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में काफी चर्चित हैं, वंदना भूपेंद्र प्रेमी जी। तो आइए जानते हैं उनके संघर्ष से लेकर उनके शिखर तक की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी मैम, आपका नाम? नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी, अध्यक्ष बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था और भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की मैं जिला संयोजिका भी हूँ। जी मैम, मेरा आपसे एक सवाल है कि राजनीति में आने की आपकी इच्छा कैसे हुई? आपको कैसे लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? क्योंकि महिलाएं अक्सर राजनीति में आने से बहुत घबराती हैं, तो क्या आप बता सकती हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। जब मैंने 2016 में बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था की नींव रखी थी, हम दोनों लोगों ने साथ इसमें सदस्य थे और इसके बाद बढ़ते बढ़ते गारवा बढ़ता चला गया। जब मैं इस फील्ड में काम करने लगी तो मुझे लगा कि बेटियों को सशक्त करने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं पहले स्वयं पावर में आना होगा। हमें स्वयं शक्तिशाली होना पड़ेगा, तभी हम महिलाओं की रक्षा कर सकते हैं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो पहले खुद सशक्त होने के लिए, समाज सेवा करने के लिए मैंने राजनीति में आने का निश्चय किया। जी मैम, मेरा अगला सवाल है कि जैसे आपकी जो संस्था है और उसकी नींव रखने की इच्छा आपके मन में कैसे आई? आपको कब लगा कि मुझे संस्था बनानी चाहिए और उसे इस तरीके से आपने जो लेके पहुंची हैं, तो वो कहानी आपकी कैसे शुरू हुई? जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं बचपन में, जब मेरी शादी से पहले 96 और 94 की बात बता रही हूँ, रेलवे कॉलोनी स्कूल से मैंने 12th पास आउट किया है। वहां मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ी थी और मैं सक्सेसफुली मैंने वहां 2 साल अध्यक्ष की अपनी चुनाव जो होते हैं उसको मैंने पास करके अध्यक्ष बनी थी और बहुत अच्छा अपने विद्यालय का संचालन किया था। उसके बाद मैंने बीएससी किया, एमएससी फिजिक्स से किया, बीएड किया, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं पीएचडी गाइड हूँ। तो जब बीएड करने के बाद मेरी शादी हुई 2005 में भूपेंद्र प्रेमी जी के साथ। तो जब मैं ससुराल में आई तो मुझे आशीर्वाद के रूप में, जब लोग आशीर्वाद देते थे तो कहते थे ससुराल में कि बेटा हो, नॉर्मली लोग कहते हैं मौड़ा हो, ऐसा कहा जाता है कि परिवेश में आज भी। तो मन में विचार आता था कि यार ये मौड़ा हो क्यों कहते हैं, क्योंकि बहू थे, नए आए थे, तो मन में विचार आता था आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है ले लेना चाहिए। और ईश्वर की कृपा से मेरे बेटा हुआ। उसके बाद जब मैं पीएचडी करने के लिए फील्ड में गई, ग्वालियर चंबल संभाग में ड्रॉप आउट बच्चों, जो शाला त्यागी बच्चे होते हैं, उन पर मेरा वर्क था। तो मैंने वहां देखा कि लड़कियों की स्थिति बहुत खराब थी। उन्हीं दिनों ग्वालियर चंबल संभाग पूरे भारतवर्ष में एक काले धब्बे के समान उभर कर आ रहा था। किस मामले में? कन्या भ्रूण हत्या के मामले में। तो पूरे भारत में नंबर 1 जब मध्य प्रदेश आए, 1000 बच्चों के 932 832 लड़कियों की संख्या हो गई, तो एक चिंतनीय विषय बना। तो पूरे प्रदेश, मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आया। इधर मैंने बच्चियों की स्थिति देखी तो विचार आया कि हमें भी गवर्नमेंट के साथ हाथ कंधे से कंधा मिलाकर कुछ कार्य करना चाहिए। तो हमने बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था की नींव रखी। हम 7 लोगों ने मिलकर संस्था खोली थी। आज आपको यकीन नहीं होगा, 5000 से अधिक लोग हमारे संस्था के सदस्य हैं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। जी मैम, मेरा अगला सवाल है कि महिलाओं को आप राजनीति में कहाँ तक देखना चाहती हैं? देखिए, जब एक महिला घर को संभालती है तो सर्वोच्च अपना घर स्वर्ग से भी सुंदर कहा जाता है। तो जब महिलाएं देश को संभालेंगी तो सोचिए, हमारा विश्व गुरु मोदी जी के शासनकाल में बन रहा है और अगर ये कमान किसी महिला के हाथ में, अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, अभी आप दिल्ली में देख लीजिए, गुप्ता जी जो मैडम बनी है वो भी सीएम बनी है, वो भी एक महिला है। छत्तीसगढ़ में 5 मेयर बनी है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, 33% आरक्षण हमारी बहनों को मिल रहा है। तो जब महिलाएं घर इतना अच्छा संभाल सकती हैं तो हमारे देश को भी संभाल सकती हैं। तो महिलाओं की भागीदारी जो 33% से ज्यादा, मैं तो कहती हूँ 50% और होने वाली है, जब वो आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो राजनीति में भी मैं उनकी संभावनाएं बहुत अधिक देख रही हूँ और आने वाला समय हमारी बहनों का, बेटियों का है। जी मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि महिलाएं कहाँ तक भागीदारी दे पा रही हैं राजनीति में? क्या आपको लगता है कि जैसा अब परिवर्तन देश में हो रहा है या चल रहा है, उस हिसाब से महिलाएं उतना कर पा रही हैं राजनीति में? बिल्कुल, महिलाओं की इच्छा तो बहुत कुछ करने की, लेकिन परिवार का दबाव, परिवार की जिम्मेदारी, सामाजिक परिवेश में आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाया जा रहा है। तो बस इसीलिए हम लोगों ने कमर कसी है बेटी है तो कल है शायद, कि जन्म से लेकर बच्चियों की शादी विवाह तक, उनको अपने पैरों तक खड़ा करने तक हम लोग महिलाओं को सशक्त बनाने का, अपना नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता प्रदान कर रहे हैं, उनको मंच देने की क्षमता प्रदान कर रहे हैं और उनको अपने पैरों पर खड़ा होने की हम क्षमता प्रदान कर रहे हैं। अगर हमारी बेटियां
और बहनें अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगी तो राजनीति तो क्या, वो किसी भी कार्य को बहुत बखूबी निभाएंगे। और हमारी बेटियां और बहनें अब राजनीति में भी परचम फैला रही हैं और बस जरूरत है उनको साथ में लेकर चलने की। जी मैम, बहुत अच्छा आपने बोला, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे और है कि जैसे आपकी जो संस्था काम कर रही है अब तक या करती आई है, तो क्या आपको क्या लगता है कि कितना काम कर पा रही है आपकी संस्था? बेटियों के हक में मामला आया है, या मतलब बेटियां कितनी आगे हो पा रही हैं? तो आप जरा बताइए हमें। बिल्कुल सही बात है। जब मैंने अपने ऊपर ये नियम लागू किया था, जब मेरे बेटा हुआ, उसके बाद जब दूसरी बार मैं प्रेग्नेंट हुई, तब भी मुझे आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद मिलता था कि एक और मौला हो। तो मन में विचार आता था कि लड़कों का ही क्या होगा जब लड़कियां नहीं होंगी, क्योंकि बेटा भी एक बेटी के कोख से ही जन्म लेता है। तो आज परिवर्तन आ रहा है। जब बिटिया का जन्म होता है, पहले लोग सोचते थे काश बेटा हो जाता। तो हमारी जो संस्था ने मुहिम चढ़ाई है, लोगों के परिवर्तन तो आ रहा है। आज लोग बाग गाजे बाजे के साथ अपनी बेटियों को अपने घर में लेकर आ रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनको सशक्त कर रहे हैं। लेकिन जो अभी भी है मन में, बेटी के जन्म पे मन में हर व्यक्ति के मन में आता है काश बेटा हो जाता। तो बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था की मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक सबके मनों से ये विकार खत्म ना हो जाए कि काश बेटा हो जाता। मन में विचार आना चाहिए कि स्वस्थ शिशु हुआ है, खुशियां मनाइए, बेटी बेटे एक बराबर है। कुछ चुनौतियां हैं, हमें उनका सामना करना है, कुछ कारण है उनको दूर करना है। और अब हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं और हम लोगों ने ठान लिया, तो आप भी मेरे साथ ठानिए और बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था के साथ आइए और अपने घरों में जो बेटियां जन्म ले रही हैं उनका उत्साह वर्धन करिए। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि घर की जो छोटी छोटी जिम्मेदारियां बेटियों को देना सीखें। हर घर की, अगर हम मकान खरीदते हैं तो आजकल रजिस्ट्री है, ये है, हर चीज में गवर्नमेंट बेटियों को छूट दे रही है, महिलाओं को। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है कि घर की हर चीज में हर चीज की जानकारी अपनी बेटियों को दें, उनसे भी सलाह मशवरा लें, क्योंकि बच्चियां परिवार से ही सीख कर जाती हैं। और अगर परिवार में ही उनको सशक्त बना दिया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं कि वो ससुराल में जाकर ससुराल का नाम भी रोशन करेंगी, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगी और हमारे देश का नाम भी रोशन करेंगी। जी मैम, बिल्कुल अच्छा। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन आपसे और भी है कि जैसे आज भी कई जगह ऐसा माना जाता है कि बेटियों को शादी के लिए तैयार किया जाता है कि तुम्हें शादी करनी है, ये सीखो। तो आपको क्या लगता है कि आपके इतने जो संस्था काम कर रही है उसके हिसाब से इस चीज में थोड़ा बदलाव आया है कि शादी नहीं बेटा, पहले आप शिक्षा को लो, आप अपने पैरों पे खड़ी हो, नौकरी करो? तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो संस्था काम कर रही है उसके हिसाब से कुछ बदलाव समाज में आ रहा है, ग्वालियर में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पीसीपीएनडीटी के एक्टिव मेंबर भी हूँ। तो मैं देख रही हूँ जो कन्या भ्रूण हत्या के मामले थे बहुत कम आए हैं और अब बेटियां सशक्त हो रही है, अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं और माँ बाप भी बेटियों को पढ़ा रहे हैं और उनको अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। बस बेटियों से एक निवेदन है कि बेटा, आजकल दोस्त आपकी किताबों से अच्छा, आपका सबसे अच्छा दोस्त कोई नहीं है। अपनी किताबों को, अपनी बुक्स को अपना दोस्त बनाइए और अपने माँ बाप पे भरोसा करिए और किसी पे भरोसा मत करिए। और यदि आपने अपनी किताबों को अपना दोस्त बना लिया और सबसे ज्यादा भरोसा अपने माँ बाप पे कर लिया तो वह दिन दूर नहीं कि हमारी बेटियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। बस जरूरत क्या है, उनको समझाने की जरूरत है, परिवार को समझाने की जरूरत है कि हमारी बेटियां सिर्फ बेटों से कम नहीं है। सिर्फ इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियों के जन्म पर कतई उनकी शादी की चिंता ना करें। चिंता करनी है उनकी शिक्षा की चिंता करें, उनके स्वास्थ्य की चिंता करें, उनकी सुरक्षा की चिंता करें और उनको अपने पैरों पे खड़ा करने की चिंता करें। अगर हमारी बेटियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी तो वे देश का भविष्य बनाएंगे और अपना भविष्य स्वयं निर्माण कर ही लेंगी। जी मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छा। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे और भी है कि जैसे हम ये जो बात कर पा रहे हैं कि जो शहरों के लिए तो बहुत इजी है कि स्कूल मिल जाते हैं बच्चियों को, शिक्षा मिल जाती है बच्चियों को, लेकिन कई जगह ऐसे कस्बे हैं, ऐसी एरिया है जहाँ स्कूल ही नहीं है। 4 बेटियां पैदा हो गई हैं, 5 हो गई हैं बेटे के चक्कर में, क्योंकि आप जानती हैं कि कई जगह बेटों के चक्कर में 5-6 बेटियां हो जाती, स्कूल ही नहीं है, मतलब उनको खाने में रोटी भी नहीं है। तो उस परिस्थिति में एक व्यक्ति क्या करे? तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही हैं हमें, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, स्कूल दूर दूर तक खुल चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं स्कूल ना हो। प्राथमिक विद्यालय हर 1 किलोमीटर पे खोलने का प्रावधान है गवर्नमेंट का और हर 1 किलोमीटर पे प्राथमिक विद्यालय, हर 3 किलोमीटर पे माध्यमिक विद्यालय खुले हुए हैं। जरूरत है कि उन बच्चियों को विद्यालय तक लाया जाए। तो जिस प्रकार बेटी है तो कल सामाजिक संस्था काम कर रही है, मैं और भी संस्थाओं से निवेदन करूंगी और कहना चाहूंगी कि वो महिला बाल विकास या कई सारी टीमों के साथ छोटे छोटे कैंप लगाएं, अवेयरनेस के कैंप लगाएं, गाँव में जाएं और अपनी बात रखें और बेटियों को स्कूल तक लाने के लिए प्रेरित करें। अगर एक बार बच्चियां विद्यालय में आ जाएंगी तो गवर्नमेंट की इतनी स्कीम है वो करेंगे। और दूसरा, अगर आप पढ़ लिख भी नहीं पा रहे हो, अगर आपकी पढ़ाई में रुचि नहीं है तो आप कौशल विकास पर ध्यान दे सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट की इतनी सारी योजनाएं हैं,
उनको बताया जाए। बच्चियों में कोई ना कोई हुनर तो अवश्य होगा। अगर ईश्वर उनकी पढ़ाई का हुनर उनको नहीं दिया तो कहीं ना कोई स्किल उन बच्चियों में है, होगा। जरूरत है कि उसको हमें देखने की, समझने की और उसको डेवलप करने के लिए उनको प्रेरित करने की। तो ये इसके लिए जरूरी नहीं कि हम गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहें। आप जैसी एनजीओ, हम एनजीओ मिलकर अगर कमर कस लें, और जितने विभाग है, महिला बाल विकास है, कई सारे विभाग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं नित्य प्रति महिलाओं के लिए, तो हम सब मिलकर अगर कमर कस लें तो ये बेटियां जो गांव में हैं, जो घरों में हैं, उनको विद्यालय लाने के लिए प्रेरित करें। और अगर वो विद्यालय नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं उनको कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित करें, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। जी बहुत अच्छा मैम। मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है कि जैसे अब 8 मार्च को महिला दिवस आने वाला है, तो आप क्या तैयारियां कर रही हैं महिला दिवस के लिए? क्या आप संदेश देना चाहती हैं महिला दिवस के लिए, और आगे आगामी कार्यक्रम आपके क्या होने वाले हैं? तो कृपया आप विस्तार से हमें जरा बताएं। बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था बेटियों के जन्म से लेकर उनके पैरों पे खड़ा होने तक की चिंता करती है। हमारा एक अभियान चलता है, मुबारक हो बेटी हुई है। इसके तहत जिस भी घर में बेटी का जन्म होता है, हम अपने जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे बाद में हमारी वॉलंटियर है 66 पूरी टीम है हमारे साथ, तो उनको हम एक लिस्ट बनाने के लिए कहते हैं। तो फिर उनसे लिस्ट लेकर हम उस वार्ड में जाते हैं और जिस भी नव कन्या का जन्म होता है हम उसको जाके बधाई देते हैं, उनके परिवार वालों को संबल देते हैं और कहते हैं कि बेटी के जन्म पे आप दुखी ना होइए, ना बेटे की कामना करिए, आपकी बेटी बेटे से कम नहीं है। हमारी संस्था बेटा विरोधी नहीं है, लेकिन बेटी के जन्म पे दिमाग में जो आता है बेटा हो जाए, उसके विरोधी है। हमारी बेटी हुई है, उसका स्वागत करें और उसकी शादी की चिंता ना करें, उसको अपने पैरों पर खड़ा करने की चिंता करें। दूसरा हमारी मुहिम होती है उत्कृष्ट छात्रा सम्मान। हम पूरे ग्वालियर जिले के जितने भी बेटियां हैं हमारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड आती हैं, फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक, उनको हम सम्मानित करते हैं, कॉलेज में भी सम्मानित करते हैं। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हमारी बेटियों के माता पिता अभिभावक स्वयं को गौरवान्वित महसूस करें। उनको कहीं भी ये ना लगे कि हमने बिटिया को जन्म दिया। जब उनकी बिटिया पदक लेकर घर जाती है तो उनकी दादी बाबा माँ बाप के सीने चौड़े हो जाते हैं। बस यही उद्देश्य है कि वो बेटियों को पढ़ाएं, उनकी पढ़ाई बंद ना करें, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें। आगामी 8 मार्च की मैं आप सभी को अभी से शुभकामनाएं देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हमारी संस्था बृहद रूप से इस दिन रैली निकालती है, लेकिन सुरक्षा के कई कारणों के कारण इस बार हम लोग 15 मार्च को ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बीच में दोनों में ज्यादा समय नहीं है। तो हम लोग श्याम वाटिका में इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगी कि जो भी मैंने सुन रही हैं अवश्य इस मंच पर आए। और हम लोगों ने कुछ कैटेगरी रखी है, सामाजिक क्षेत्र रखा है, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, 5-6 कैटेगरी में हमने इसको बांटा है। उनको पुरस्कार भी देंगे जो उत्कृष्ट बहनें हैं हमारी, और साथ ही रंगारंग होली का प्रोग्राम भी होगा। बस यही संदेश देने चाहती हूँ मैं अपनी बहनों को कि जिए और जीने दें, और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने पर अब हमारी महिलाएं एकजुट हो जाए, समय आ गया है। धन्यवाद मैम। आज जैसा कि आपने देखा कि हमारी बहुत ही अच्छी एक चर्चा हुई है वंदना भूपेंद्र प्रेमी जी से। उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें राजनीति और सामाजिक संस्थाओं के बारे में समझाया कि कैसे हम बेटियों को आगे लेकर जा सकते हैं, कैसे महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम सब भी एक संकल्प लेते हैं कि जैसे वो अपनी संस्था को आगे लेकर जा रही है और बेटियों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम सभी लोगों से एक आग्रह करते हैं कि हम सभी को मिलकर उनके इस संस्था में, उनके इस कार्य में हाथ बटाना चाहिए। तो धन्यवाद, और आप सभी लोगों को एक्यूरेट न्यूज़ 13 की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।